नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र पढ़ाना शुरू किया था और इसकी पहली क्लास हो चुकी है। वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। ये हमारी पहली यूनिट है जिसमें हम लोग को थोड़ा बहुत राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो इसको मैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ा दूँगा, फिर आपकी दूसरी यूनिट शुरू होगी। एक एक करके हम लोग एक एक यूनिट पढ़ते चले जाएंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी भाई, मैंने बताया था कारण क्या है उदय के। तो उसी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, उसके क्या कारण थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक करा दे रहा हूँ। टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्थापना के कारण। हम स्थापना बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों, क्या कारण थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन की नीतियाँ हम लोग पहला कारण देंगे। ब्रिटिश शासन की नीतियाँ ऐसी थीं जिससे भारतीय लोग काफ़ी नाराज़ थे और वे चाहते थे कि उनका एक अपना मंच हो जिस पर वे अपने विचारों को रख सकें ब्रिटिश के समक्ष और अपनी मांगों को रख सकें। देखिए 1857 की विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत की, यानी 1857 की क्रांति हुई तो उससे अंग्रेज़ हिल गए थे, एकदम अंग्रेज झकझोर दिए गए थे, भारतीयों ने एकदम हिला दिया अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ थोड़े एक प्रकार से चालाक हो गए और उन्होंने भारत पे अपना शासन मजबूती से पकड़ लिया। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर उनके नियंत्रण और अत्यधिक करों ने असंतोष पैदा किया। भारतीय जनता और बुद्धिजीवी वर्ग में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। तो जब 1857 की क्रांति का दमन किया अंग्रेज़ों ने, तो भारतीयों में भी अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने भी कहा कि अब तो मैं या तो अंग्रेज़ ही रहेंगे या तो हम ही रहेंगे। मतलब उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि अब अंग्रेज़ों को भारत से भागना ही पड़ेगा, अब आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि ब्रिटिश शासन की कुछ ऐसी नीतियाँ थीं जिनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, चाहे वो शोषणकारी नीतियाँ हों, भेदभाव वाली नीतियाँ हों। इस प्रकार की नीतियों से भारतीय काफ़ी परेशान थे। तो पहला कारण यही था कि भाई ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थीं ऐसी जिससे भारतीयों के मन में एक अपना संस्था या अपना संगठन बनाने का विचार आया। दूसरा कारण आप कह सकते हैं भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था धीरे धीरे, तो ये भी एक कारण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों के बीच राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों को यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित होकर आवाज़ उठानी होगी। यानी कि भारतीय लोग जागरूक हो चुके थे, उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। अब भारतीय लोग चाहते थे कि हमें एकजुट होकर एक मंच के ऊपर आकर के ब्रिटेन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम लोग अपने अधिकारों के प्रति संतुष्ट हो पाएंगे, यानी अपने अधिकारों को पा पाएंगे। तो ये भी दूसरा कारण है आप कह सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, और दूसरा है भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ। तीसरा है भारतीय समाज का संगठन। भारतीय बुद्धिजीवी और नेता एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जहां वे अपने विचारों और समस्याओं को एक साथ रख सकें और ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक सुधारों के लिए दबाव बना सकें। इसके अलावा भारतीय समाज में एकता की भावना और राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई भारतीयों में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी और वे चाह रहे थे कि अब राष्ट्र स्तर पर आंदोलन हो, यानी कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। उनमें एकता की भावना स्थापित हो चुकी थी। वे अपने देश को अब धीरे धीरे स्वतंत्र कराने के बारे में सोचने लगे थे। तो स्वतंत्र कराने के लिए उनको सबसे पहले एक अपना कोई संस्था या कोई मंच बनाना पड़ेगा ताकि वो अंग्रेज़ों के बराबर आ सके और उनसे बातचीत कर सकें। फिर ए.ओ. ह्यूम की पहल, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, ये एक ICS अधिकारी थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी एक प्रकार से। तो अंग्रेज सिविल सेवा के अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं को संगठित करने और उनकी आवाज़ को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास शुरू किए। ए.ओ. ह्यूम का मानना था कि भारतीयों के साथ एक संगठित तरीके से संवाद स्थापित किया जाए
ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी बड़े विद्रोह से बचा जा सके। ये हम आपको बताएंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, इनका क्या विचार था, क्या मानना था, इनका क्या दृष्टिकोण था। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर है अखिल भारतीय मंच की आवश्यकता। भारतीयों को एक अखिल भारतीय मंच की आवश्यकता थी। अखिल भारतीय का कहने का मतलब ये है कि जिसमें पूरे देश के नेता एकत्रित हो पाएँ। भाई एक होता है क्षेत्रीय मंच, जहाँ एक ही क्षेत्र या एक ही राज्य के नेता मौजूद हों, लेकिन एक होता है अखिल भारतीय मंच, यानी संपूर्ण भारत के नेता जिस मंच पर आ सके उसे कहते हैं अखिल भारतीय मंच। तो इससे पहले भारत में कई स्थानीय और क्षेत्रीय संगठनों का उद्भव हो चुका था, गठन हो चुका था, लेकिन एक अखिल भारतीय संगठन की कमी थी जो पूरे देश के नेताओं को एक मंच पर ला सके। कांग्रेस की स्थापना ने इस कमी को पूरा किया और इसे अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रभावी संगठन के रूप में उभारा। तो ये कारण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं जितना मैंने लिखा है। इसी में एक टॉपिक और है कि भाई भारतीय नेताओं की मांगें क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण हम लोगों ने पढ़े, और कारण क्यों हुई या क्यों होगी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए कि भाई आखिर भारतीय चाहते क्या थे। कांग्रेस की स्थापना तो मैं आपको पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में, कारण मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से कारण थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मांग पढ़ लेते हैं कि वे चाहते क्या थे अंग्रेजों से। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो अवश्य हुआ, लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी जब तक इसका नेतृत्व और संचालन के लिए एक संस्था मूर्त रूप में भारतीयों के बीच स्थापित नहीं होती। सौभाग्य से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ऐसी संस्था मिली। अब भाई मांगे क्या थी, देखिए, कांग्रेस पूर्व काल की राष्ट्रवादी मांगे, यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जब स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले भारतीय नेताओं की या राष्ट्रवादियों की क्या मांगे थीं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय चाहते थे कि प्रशासन के अधीन सिविल सेवाओं का भारतीयकरण हो। भारतीयकरण का मतलब जो सिविल सेवा है उसमें भारतीय भी शामिल किए जाएं। जो ICS की परीक्षा होती थी उसमें अंग्रेजी शामिल किए जाते थे, तो भारतीय चाहते थे कि उसका भारतीयकरण हो, भारतीय लोग भी उसमें शामिल हों और परीक्षाएं कहाँ कराई जाएं, भारत में कराई जाएं। तो पहली मांग ये थी। दूसरी थी प्रेस की स्वतंत्रता। अंग्रेज क्या करते थे कि प्रेस, मीडिया, समाचार पत्रों पर बार बार प्रतिबंध लगा देते थे। तो भारतीय चाहते थे कि भाई हमारे प्रेस पर, हमारी मीडिया पर, हमारे समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, उसको स्वतंत्रता दी जाए। तो ये दूसरी मांग थी। सैन्य व्यय में कटौती, ये भी भारतीय चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज बड़ी से बड़ी सेना रखना चाहते थे अपने पास, और सेना रखने के लिए जो भी आय की आवश्यकता होती थी, पैसे रुपए की आवश्यकता होती थी, वो भारतीयों पर टैक्स लगा करके वसूलते थे। यानी भारतीयों पर अधिक से अधिक कर लगाते थे और उन करों को वसूल करके अपनी सेना बढ़ाते थे। तो भारतीयों ने कहा कि सेना में कटौती की जाए, ये भी एक मांग थी। फिर था ब्रिटेन से आयात होने वाली सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आरोपित किया जाए। अब ये थोड़ा आपको समझना है, यानी ब्रिटेन से जो चीज़ें या जो सूती वस्त्र भारत में आते थे बन करके कपड़े, उन पर शुल्क आरोपित किया जाए, ये भी भारतीयों की मांगे रहती थी। अब शुल्क क्यों आरोपित किया जाए, देखिए, जब ब्रिटेन से कोई सामान भारत आता था तो अगर शुल्क नहीं लगाएंगे तो वो माल सस्ता होगा, तो भारत में सस्ते दामों पर बिकेगा। तो यहाँ भारतीय व्यापारी हैं, उनका भी माल सस्ते दामों पर बिक रहा है। मान लीजिए 10 रुपये का भारतीय माल बिक रहा है और ब्रिटेन से जो माल आया वो भी 10 रुपये का बिक रहा है, तो दोनों माल में कंपटीशन होगा, तो भारतीयों का माल कम बिकेगा क्योंकि ये हाथ से बनाते थे और ब्रिटेन का माल मशीन से बनकर आता था, तो वो ज़्यादा बिकेगा। भले ही 10-10 रुपये का बिक रहा है, लेकिन वो मशीन से बना है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इसी प्रकार जब भारतीयों ने कहा कि जो सूती वस्त्र हैं उन पर आयात शुल्क आरोपित किया जाए, यानी आयात शुल्क अगर आरोपित किया जाएगा जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं, तो उनका सामान जो है वो महंगा हो जाएगा।
तो महंगा हो जाएगा तो भारतीय वस्तुएं बिकेंगी। फिर है अगली मांग ये थी कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया जाए। यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वे विदेशी यानी कि जो यूरोपीय नागरिक थे उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो भारतीय ये भी चाहते थे कि भारतीय न्यायाधीशों को भी ये अधिकार दिया जाए कि वे भी यूरोपियन का मुकदमा सुन सकें, उनकी सुनवाई कर सकें। अगली मांग ये थी कि भारतीयों को यूरोपियों के समान हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जो भारतीय हैं वो बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं, जबकि अंग्रेज़ रख सकते हैं। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और कहा कि हमें भी ऐसे अधिकार दिए जाएं कि हम भी बिना लाइसेंस के हथियार आसानी से रख सकें अपनी रक्षा के लिए। फिर कहा गया कि अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सहायता करना प्रशासन का कर्तव्य हो। ब्रिटिश मतदाताओं को भी भारतीय समस्याओं से अवगत कराना, जिससे ब्रिटिश संसद भारतीय हितों के संरक्षक दल का बहुमत हो। ये सब इनकी मांगें थीं। यानी कि जो हमारे देश के नेता थे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये सारी मांगें रख रहे थे कि ये हमारी मांगें पूरी हो जाएं। तो कांग्रेस के स्थापना से पूर्व की सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों होगी, आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे हुई। अब मैंने क्यों तो बता दिया, कारण मैंने बता दिया कि क्यों ज़रूरी था एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या क्या मांगे थी भारतीय राष्ट्रवादियों की, और आगे हम लोग स्थापना की बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।